हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर पूजा और आप सबका स्वागत है मेरी चैनल एज पाठशाला में। आज हम लोग फिर से CSIR क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। हमारा पहला क्वेश्चन है, विथ विच ऑफ द फॉलोइंग बेस कॉम्पोजिशंस विल बी द TM बी हाईएस्ट इन अ डबल स्ट्रैंडेड DNA। सबसे ज़्यादा TM किस में होगा? TM इज ऑल्सो कॉल्ड एज मेल्टिंग टेम्परेचर। मेल्टिंग टेम्परेचर क्या होता है? जब हमें दो हेलिक्स को, दैट इज डबल हेलिकल DNA स्ट्रक्चर होता है, तो इन दोनों हेलिक्स को जब हमें अलग अलग करना होता है तो उसको अलग करने के लिए जो टेम्परेचर हमें देना पड़ता है उसको हम मेनली बोलते हैं मेल्टिंग टेम्परेचर, राइट। मेल्टिंग टेम्परेचर किस चीज पे डिपेंडेंट होता है? मेल्टिंग टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है बेस कॉम्पोजिशंस पे, जैसे कि एडेनिन प्लस थाइमिन, ये आपस में पेयरिंग करते हैं, और गुआनिन प्लस साइटोसिन, ये दोनों आपस में पेयरिंग करते हैं, राइट। जो सबसे ज्यादा एनर्जी टेकिंग प्रोसेस होता है वो बेसिकली C और G को अलग करना होता है। वो क्यों? क्योंकि वो आपस में ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से, और एडेनिन और थाइमिन जो होते हैं वो हमेशा डबल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। तो इसीलिए हमें इनके लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है, इनके लिए कम। आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया। तो चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। विथ विच ऑफ द फॉलोइंग बेस कॉम्पोजिशंस विल बी द TM विल बी मैक्सिमम और हाईएस्ट इन अ डबल स्ट्रैंडेड DNA। तो मुझे जहां तक लगता है, जब आप ये ऑप्शंस देखोगे तो आपको लगेगा ओहो 30% गुआनिन, ओके, तो इट मीन्स कि यही सही आंसर है। लेकिन ये सही आंसर नहीं है। क्यों नहीं है ये डिस्कस करते हैं। आपको लग रहा है कि 5% थाइमिन है, 25% एडेनिन है, तो आप ये भी तो देखो कि यहाँ पे जब गुआनिन 30% है तो साइटोसिन कितना होगा? वो भी 30% हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे एडेनिन कितना हो गया? अब इसमें से 100 में से 60 माइनस कर दो तो 40 बचे। अब 40 जो बचा उसमें दो चीजें हैं ना, एडेनिन प्लस थाइमिन। तो एडेनिन कितना हो गया इसमें? 20%। और थाइमिन कितना हो गया यहाँ पे? वो भी 20% हो गया। अच्छा जी, इसी तरीके से इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं जरा। यहाँ पे देखो साइटोसिन दिया हुआ है 15%, तो C इज इक्वल टू अगर 15% है तो गुआनिन कितना हो जाएगा? वो भी 15% हो गया। क्लियर। अब ये दोनों मिला के 30% हो गए। तो 100 में से जब इसको 30 को माइनस करोगे तो आप कितना आएगा? 60। तो एडेनिन कितना हुआ इसमें? एडेनिन हो गया इसमें 30%। और थाइमिन कितना हो गया? थाइमिन यहाँ पे हो गया 30%। अच्छा जी, अब इसको कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है एडेनिन जो है वो 25% है। एडेनिन 25% है तो थाइमिन कितना हो गया? वो भी 25% ही आएगा। अब बचा ये 50% बचा। अब 50 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू कितना हो गया? 25%। तो यहाँ पे जो गुआनिन है वो भी 25% है और जो साइटोसिन है वो भी 25% है। चलो जी, लेकिन ये वाला सिचुएशन देखो। इस वाले सिचुएशन में थाइमिन कितना है? 5%। तो एडेनिन कितना होगा? वो भी 5% होगा। तो 5 5 10, यानी कि 100 में से जब हम 10 माइनस करेंगे तो हमारे पास 90% बचता है। किसका कॉम्पोजिशन? G प्लस C का। तो दैट मीन्स कि 90 को अगर आप 2 से डिवाइड करते हो तो यहाँ पे आपके पास G इज इक्वल टू 45% और C इज इक्वल टू 45%। तो ये 45% है। तो ये क्या इतना ज़्यादा कॉम्पोजिशन किसी और में है? नहीं है ना। तो दैट मीन्स कि इसका आंसर ये वाला होगा, ना कि ये वाला। तो इसका सही आंसर है 5% थाइमिन। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। इन अ बैक्टीरियल क्रोमोसोमल DNA रेप्लिकेशन विल स्टार्ट एट बैक्टीरियल क्रोमोसोम। सर्कुलर DNA, बैक्टीरियल DNA जो होता है वो मोनोरेप्लिकॉनिक होता है, यानी एक ही रेप्लिकॉन बनेगा, यानी एक ही ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है, जिसको हम बोलते हैं ORI-C। DNA का जो रेप्लिकेशन प्रोसेस है वो मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया हुआ है, प्लीज वॉच दैट वीडियो, लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो ORI-C इज ऑल्सो कॉल्ड एज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जो होता है वो एक ही होता है और यहाँ पे दोनों डायरेक्शन में क्या होता है? रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। सो इसका आंसर क्या हो सकता है? वन स्पेसिफिक लोकस, एक ही लोकस से स्टार्ट होता है। सेवरल स्पेसिफिक लोसाई, नो। अ सिंगल लोकस, रैंडमली, रैंडम तो बिल्कुल भी नहीं होता, स्पेसिफिक होता है। 80 रिच सीक्वेंस जो होते हैं वहां पे, ये मैंने बताया हुआ है कि कैसे 9 मर और 13 मर मिलकर के वहां पे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन बनाते हैं, वहां कैसे मेल्टिंग होती है। तो 80 रिच सीक्वेंसेस होते हैं यहाँ पे। फ्रॉम सेवरल लोसाई रैंडमली, रैंडम तो बिल्कुल भी नहीं होता, तो इट मीन्स सेवरल भी नहीं होता, तो इट मीन्स का सही आंसर क्या है? वन पर्टिकुलर स्पेसिफिक लोकस। अभी जो मैंने जस्ट डिस्कस किया सेम क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन यूजुअली कंटेन्स, कौन से सीक्वेंसेस होते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन में? GC रिच सीक्वेंसेस? नहीं जी। बोथ 80 एंड GC रिच सीक्वेंसेस? नहीं। नो पर्टिकुलर स्ट्रेच ऑफ सीक्वेंसेस? नहीं। 80 रिच सीक्वेंसेस। मैंने अभी समझाया था कि यहाँ पे 9 मर एंड
13 होते हैं। ये 2 तरह के स्ट्रेच होते हैं जहाँ पे ये 80 रिच सीक्वेंसेस होते हैं और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे स्पेसिफिक बाइंडिंग पॉइंट होता है, वहाँ पे जाकर के डीएनए का रेप्लिकेशन इनिशिएट होता है। तो ये मेनली 80 रिच सीक्वेंसेस जो होते हैं वो होते हैं। और ये 80 रिच सीक्वेंसेस क्यों होते हैं, जीसी क्यों नहीं होते, क्योंकि 80 जो होता है उसमें 2 ही बॉन्ड्स होते हैं, तो उसको मेल्ट करना इज मच ईजियर इन कंपैरिजन टू जीसी, क्योंकि जीसी में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, तो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करना ज्यादा टाइम लगेगा। 80 रिच सीक्वेंस है तो ये जल्दी मेल्ट हो जाएगा। क्लियर, इसलिए यहाँ पे 80 रिच सीक्वेंसेस ही ये होते हैं, तो इसका सही आंसर है 80 रिच सीक्वेंस। फिर अगला क्वेश्चन है कि ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन इवेंट्स एट द रेप्लिकेशन फॉर्क रिक्वायर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स हैविंग स्पेशलाइज्ड फंक्शंस एक्सेप्ट। तो यहाँ पे ये मेनली ये पूछना चाह रहे हैं कि कौन कौन से एंजाइम डीएनए रेप्लिकेशन में होते हैं यूजफुल और कौन सा नहीं हो। तो डीएनए पॉलीमरेज 3 हमें ये पता है कि अगर ये रेप्लिकेशन फॉर्क है तो जहाँ पे आरएनए प्राइमर जो है वो जाके बाइंड करेगा, वहाँ पे क्या होता है, डीएनए पॉलीमरेज आता है, डीएनए पॉल 3, और वो रेप्लिकेशन को स्टार्ट करता है। डीएनए गाइडेज, ये अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए, यानी डीएनए जो होता है वो कुछ इस तरीके का नहीं होता, वो मेनली कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, तो ये डीएनए गाइडेज जो होते हैं, सुपर क्वाइलिंग और जो इसकी लूपिंग होती है उसको ये रिलीज करते जाते हैं। डीएनए लाइगेज ये भी प्रेजेंट होता है, क्योंकि जब ये ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बनाएगा उसके बाद क्या होगा, डीएनए लाइगेज विल कम एंड ज्वाइन 2 सीक्वेंसेस, राइट। डीएनए ग्लाइकोसाइलेज नहीं, तो ये हमने एंजाइम कहीं नहीं पढ़ा इसमें, इसलिए हमारा जो ये ऑप्शन है, ये तीनों ऑप्शन सही हैं, ये तीनों चीजें होती हैं और यहाँ पे पूछा भी एक्सेप्ट गया है, इट मींस इसका आंसर हो जाएगा डी। बोथ स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए सर्व एज टेम्पलेट कॉन्करेंटली इन। डीएनए के दोनों स्ट्रैंड टेम्पलेट के फॉर्म में काम करते हैं, वो किस प्रोसेस में होता है। तो ये मेनली पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन से वाले प्रोसेस में डीएनए का जो दोनों स्ट्रैंड है, क्योंकि डीएनए डबल हेलिकल होते हैं, तो इनका दोनों स्ट्रैंड जो होता है वो एज अ टेम्पलेट वर्क करता है। एक्सट्रूजन रिपेयर में ऐसा नहीं होता, मिसमैच रिपेयर में भी नहीं होता, ऑल ऑफ द अबव तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये 2 ऑप्शन ऑलरेडी गलत हैं, तो ये नहीं होगा। सो इसका सही आंसर क्या होगा, रेप्लिकेशन, क्योंकि हमें पता है कि ये जो टेम्पलेट्स हैं ये फिर क्या करते हैं, डबल हेलिकल डीएनए जो है ये अलग अलग हो जाते हैं और फिर इनके अलग अलग होने के बाद रेप्लिकेशन दोनों अलग अलग स्ट्रैंड्स में शुरू हो जाती है। तो इसीलिए इसका सही ऑप्शन क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन। सो आई होप ये वीडियो बहुत अच्छे से आपको समझ आ गई होगी, बट स्टिल अगर आपको कुछ पूछना है, कुछ क्वेश्चंस हैं, तो प्लीज ड्रॉप योर क्वेश्चंस इन द कमेंट बॉक्स। और अगर आपको इस तरह की वीडियोस पसंद है जहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम, तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अपने फ्रेंड्स के साथ भी आप ये चैनल शेयर कर सकते हैं ताकि इसका बेनिफिट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिले। और आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे डेली मैं क्वेश्चंस पोस्ट करती हूँ। तो तब तक के लिए ऐसे ही आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए और ऑल द बेस्ट, बाय बाय।